नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी को पता है कि हम लगातार जो है चतुर्थ सेमेस्टर की मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी कड़ी में इकाई 12 का ही, उसमें जो इकाई 12 है आपका, उसमें है लंब वृत्तीय बेलन एवं लंब वृत्तीय शंकु की अवधारणा से रिलेटेड, और इसमें बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। मित्रों, कल मैंने बेलन की अवधारणा को स्पष्ट किया था, बेलन क्या होता है। वैसे बस मेरा उद्देश्य यही है कि बेलन के जितने भी फार्मूले जो आपकी एससीईआरटी में दिया गया है, जो कि आपका क्वेश्चन है, वहां से आप कोई गलती ना करें। इसकी वजह से मैंने कल 14-15 मिनट के वीडियो में 2-3 सवाल मैंने कराया था, और उसकी मतलब कि जो बेसिक क्वेश्चंस, मतलब जो बेसिक फार्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं वही उसी कड़ी में शंकु की अवधारणा को स्पष्ट करूंगा। कल जो है एससीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो 8 क्वेश्चन है, चाहे वो 10 क्वेश्चन है, जो मुझे लगेगा ये करवाने लायक है, कल मैं सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। मित्रों, आप सभी लोग अगर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसमें क्या क्या होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या आप संपूर्ण कोर्स कराने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं उसमें संपूर्ण कोर्स नहीं कराने वाला हूं। मैं केवल और केवल आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराने वाला हूं, वह भी सीरीज से। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप स्वयं से कर सकते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, उसमें फ़ायदा आपको क्या होने वाला है? फ़ायदा यही होगा कि जैसे किसी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या होती है, तो जब मैं समीक्षा उसमें रखूंगा तो आप अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप स्वयं से भी कर सकते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में न, जब आप पेमेंट दे करके, मात्र 100 रुपीज़ उसका प्राइस है आपको जुड़ने के लिए, जब आप पेमेंट दे करके जुड़ेंगे तो मेरी बातों को मानेंगे, और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ में याद कराऊंगा तो आप उसे याद करेंगे। ठीक है। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि आप उसमें कुछ दे नहीं रहे हैं, तो 2-3 दिनों के अंदर शुरू कर दूंगा। आपकी परीक्षा दिसंबर के 2nd वीक में है, आप इतना समझिए, इतनी जल्दी आपकी परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई आप लोग करते रहिए। चलिए मित्रों, आज जो है लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा को हम बताते हैं। मित्रों, शंकु क्या होता है? बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जो जोकर की टोपी होती है, जोकरा जो टोपी पहनता है जोकर, आप सभी लोग समझते हैं। इस तरीके वाली टोपी जो होती है, वो जो है क्या होती है? शंकु होती है। ठीक है, शंक्वाकार होती है। यहाँ पर एक चित्र भी बनाया गया है, आप देख रहे हैं। ये चित्र कैसा होता है? मंदिर का जो गुंबद होता है, मंदिर मस्जिद का गुंबद इस तरीके से होता है, वह भी शंकु के आकार का होता है। आप सभी लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें ऊंचाई होती है, जो इस तरीके से है, इसमें एक ऊंचाई होगी, बीच से आप ऊंचाई देख रहे हैं, ये ऊंचाई होती है, और उसकी एक तिर्यक ऊंचाई होती है। इस तरीके से जो सपाट वाली ऊंचाई होती है उसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और इस तरीके से करने के बाद नीचवा एक ठीक गोला बन जाता है ना, जैसे आप टोपी, ठंडी में टोपी लगाते हैं, शंक्वाकार ठंडी में सभी लोग लगाते हैं, तो नीचवा एक ठीक गोला बन जाता है। उसको हम इसकी क्या कहते हैं? उसमें एक त्रिज्या होती है, गोला होता है, गोले की त्रिज्या होती है, परिधि होती है, यही सब होता है। तो आप सभी लोग जान गए हैं कि शंकु में क्या क्या आने वाला है। शंकु में आपको एक तिर्यक ऊंचाई देखने को मिलेगी, जिसको हम यल से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से। तिर्यक ऊंचाई को हम यल से प्रदर्शित करेंगे। और शंकु की बीच में एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, हम इसको जो है ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं। और शंकु में जो निचवा गोला बना रहता है, जो वृत्त का टाइप का रहता है, तो वृत्त की त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और वृत्त के व्यास को हम 2r से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना ही जो है व्यास होता है। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। और अगर कहीं पर वृत्त की परिधि दी रहे, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। ठीक है, बस इतना समझिए। मान लीजिए परिधि केवल दे दिया है, तो परिधि से आपको r निकालना है, क्योंकि आपका जो फार्मूला है शंकु का, उसमें r है, उसमें परिधि का कोई मतलब है नहीं। तो 2πr की वैल्यू जितनी दी रहेगी, वहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 22/7 होती है। चलिए, 2 सवाल मैं लिया हूं, और मैं आपको कुछ फार्मूला याद करवा देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल जो होती है, √h² + r² होती है। क्या है मित्रों? यह सभी लोग, आप सभी लोग अगर पढ़ाई किए होंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर देखिए, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इसके नीचे की जो भुजा होती है आधार होती है, क्या होता है? लंब होता है। जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, और जब आधार का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग करेंगे, बराबर एक कर्ण का वर्ग होगा। और अगर कर्ण के वर्ग से हम वर्ग हटा देते हैं तो इधर वर्गमूल चढ़ जाता है। बस वही हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² + r²। याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद शंकु के आयतन की अगर बात करें मित्रों, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr² h होता है। क्या होता है? 1/3πr² h। ठीक है, उसके बाद
बेलन के आयतन का फार्मूला आप नीचे लिख दीजिएगा, अगर आपको मतलब कल वाले कॉन्सेप्ट पता हो तो बेलन का आयतन लिखिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ है, या इस शंकु वक्र पृष्ठ को ही कहीं कहीं पर पार्श्व पृष्ठ के नाम से दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल, पाई गुड़े आर गुड़े यल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ किसे कहेंगे, अब समझने का प्रयास करिएगा वक्र पृष्ठ क्या होता है। जैसे एक टोपी दी गई ना, टोपी का नीचे वाला भाग छोड़ करके ऊपर वाला जो इधर इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है गोलगुआ, जो ऊपर वाला गोलगुआ होता है पूरा अगर आप ढक देते हैं तो इसको हम शंकु का वक्र पृष्ठ बोलेंगे। और वहीं पर अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह है टोपी ऐसे ऊपर कर दो, टोपी ऊपर कर दो और उसके नीचे भी आपको एक पन्नी दे दिया जाए, कहा जाए कि इसके वक्र पृष्ठ पे लपेट दीजिए, तो वक्र पृष्ठ का मतलब नीचे छोड़ दीजिए, बगल बगल में आपको लपेटना है। और वहीं पर अगर कह दिया जाए टोपी दे करके आपको इसको संपूर्ण पृष्ठ में कवर कर देना है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब नीचों वाला भी कवर कर देना है। तो नीचों क्या है भैया, नीचों जो है गोला है। अब ऊपर वाले का फार्मूला, ऊपर वाले का क्षेत्रफल आपको पता है, पार्श्व पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। और अगर यहीं पर कह दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ निकाल दीजिए, मतलब जो नीचे गोला है उसका भी क्षेत्रफल आपको उसमें ऐड कर देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी लोग आसानी से जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से आपको पता है पाई आर यल होता है। तो पाई आर यल धन पाई आर स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें से पाई पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर में आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए पहले सवाल पर आते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। उसके बाद हम आपसे यही कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपकी सीरीज में दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन शंकु और बेलन से रिलेटेड है, पढ़ने का मतलब यह है कि मैं पढ़ाता हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाता हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड या ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लेकर आता और प्रैक्टिस में करवाता, तो मेरे पंग आप बनने का प्रयास न करें। जितना आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है भैया, चले मित्रों, सबसे पहला सवाल है, एक सवाल दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के यहां पर जो भी दिया गया है आपको सवाल लगाने का तरीका यही है, शंकु के आधार की त्रिज्या, इसे लिखिएगा। शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा है शंकु का आयतन बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है मित्रों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3.5, आर स्क्वायर लिखा गया 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच का मतलब 12। ठीक है, एच का मतलब कितना है, 12। अब आप हल कर दीजिए, 7 से इसे करेंगे 0.5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35 होता है, 0.5 बार चला जाएगा। उसके बाद 3 से हम इसको काट देंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं 22 पंचे कितना होता है, 22 पंचे डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ, 22 पंचे 110 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात यह 11 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए 35 चौका कितना होता है, 30 चौका 120 और 5 चौका 20, तो 120 और 20 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, 14.0 ही आ जाएगा। मतलब 11.0 या 14.0, इसका मतलब है दशमलव आप छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, 11 और 14 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 11 चौका 44 का 4 हासिल 4, 11 × 11 = 4 15, 154। अब ध्यान रखिएगा 154, जब भी आयतन, मैंने कल भी बताया था, जब भी आयतन आप निकालिएगा, आयतन का जब भी आप निकालिए बाद में घन सेंटीमीटर आप जरूर लगा दीजिए। घन सेंटीमीटर मतलब जिसमें दिया रहे, अगर मीटर में दिया है घन मीटर, डेसीमीटर में दिया है घन डेसीमीटर, ऐसा आप जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो यहाँ भी ये लोग नंबर काट लेते हैं। मैं आपको पहले से सूचित कर देता हूँ, यहाँ पे आप घन सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह पहला सवाल आप आसानी से समझ पाए हैं। ऐसे सवाल आपके कहीं पर वक्र पृष्ठ दिया रहेगा, कहीं पर संपूर्ण पृष्ठ दिया रहेगा, कहीं पर तिर्यक ऊंचाई दी रहेगी, जितने भी सवाल इस तरीके के बन सकते हैं। मैं कल तो कराऊंगा, लेकिन आपको करना है। ठीक है, बस अब मैं आपको कॉन्सेप्ट केवल बताने के लिए आया हूं कि आप थोड़ा सा समझ जाइए मेरी भाषा में। कुछ लोग कहते हैं सर आप बता देते हैं तो मुझको समझ में आ जाता है, ज़्यादातर मेरी जो बहनें होती हैं उनको समझ में थोड़ा सा कम आता है ना। इस वजह से मैं छोटे छोटे सवालों को भी, छोटी छोटी बातों को भी बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने क्या कहता है, दूसरा सवाल समझने का प्रयास करिएगा। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। अब सबसे पहले क्या दिया है, 15 मीटर ऊंचाई, अर्थात शंकु की ऊंचाई पहले दे दिया है। आप यहां पर लिख दीजिए शंकु ऐसे लिखिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, शंक्वाकार
शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h इक्वल टू कितना है, h इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, तंबू के आधार की परिधि, तंबू के आधार की परिधि। आप बताइए शंकु की जो आधार होता है वो कैसा होता है। मैंने पहले बताया शंकु का जो आधार होता है मित्रों गोलाकार होता है, और परिधि अगर दिया गया है तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, अर्थात 2πr की वैल्यू दिया गया है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, गोलाकार है तो इसका कोई भी आकृति हो अगर वो गोला है तो उसका फार्मूला वृत्त का ही लगेगा। वृत्त की परिधि 2πr है, इसका मतलब है 2πr का वैल्यू दिया है 44 मीटर। ठीक है, यहीं से हम डायरेक्ट आर का वैल्यू निकाल के चलते हैं, अर्थात आर का वैल्यू हो जाएगा 44/2 गुणे पाई। ठीक है, तो मतलब 44/2 गुणे 22/7 होगा ना। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए मित्रों, देखिए यहां पर मान लीजिए 44 गुणे 1 लिखा गया है, नीचे 22/7 लिखा गया है। ठीक है, अब 22/7 में कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, हो सकता है आप इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए आपको। ठीक है, देखिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। देखिए 1 बटे का मतलब भाग है, 1 भागे 22/7। बस हम इतने को हल करके आपको बता देते हैं। 1 भागे 22/7 मान लीजिए लिखा गया है, तो मतलब है 1/1 भागे 22/7 लिखा गया है। इसका मतलब यह है, मतलब 1/1 भाग की जगह गुणा 7/22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट 7 को ऊपर लेके चला जाता हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। ऐसा छोटी छोटी बातों को ऐसे समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 के 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात जो आएगा आर, अर्थात जो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद पूछा इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। अब बताइए जो तंबू बना हुआ है, तंबू में अगर मैं आपको कहूं कि कैनवास लगाना है तो आप बताइए कैनवास कहां कहां लगाएंगे। अगर शंक्वाकार तंबू है तो कैनवास कहां लगाएंगे, ऊपर है तो लगाएंगे, नीचवा तो लगाएंगे नहीं। अर्थात जो कैनवास हम लगाएंगे वो कैनवास कहां लगाएंगे, वक्र पृष्ठ पर लगाएंगे, है ना, संपूर्ण पृष्ठ पर नहीं लगाएंगे, वक्र पृष्ठ पर आपको कैनवास लगाना है। तो डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं सवाल अब हल कराता हूं आपका। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू को तैयार करने के लिए आवश्यक कैनवास बराबर तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जितना कैनवास मतलब जो कैनवास लगेगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। और हम जानते हैं तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको पता नहीं है, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यहीं पर आप इसके नीचे ही आप यल का मान निकाल लीजिए। यल शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यल का मान आपको निकाल लिया। यल बराबर √h² प्लस r²। अंडर यल का मान कितना है, h का मान कितना है 15 का वर्ग धन r का मान 7 7 49, √225 धन 7 7 49 कितना आ जाएगा, √9 आप देखिए 274 का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, 274 का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, √274। यहाँ पर लिख दीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 7 गुणे √274। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 √274 इसका क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। इसका जो है इतना ही कपड़ा लगेगा तंबू को ढकने के लिए। अब उसके बाद कहा है तंबू में आबद्ध वायु का आयतन। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन जो है तंबू का मतलब शंकु का आयतन, वही पूछा गया है। वायु का आयतन मतलब तंबू का आयतन। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन बराबर शंकु का आयतन
शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच होता है। 1/3 पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणे एच का मान है 15। 7 से 7 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 गुणे 22, 35 यहाँ पर 35 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 गुणे 22 कर दीजिए। 35 का 22 में गुणा, 2 × 5 = 10 का 0 हाथी लेख, 2 × 3 = 6 × 7, 35 × 70, 35 × 70 077 770 घन मीटर। क्या हो जाएगा? घन मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी तरीके के जैसे भी सवाल आपको मिलेंगे, उसके वक्र पृष्ठ या कैनवास लगाया जाए या उसकी संपूर्ण पृष्ठ या उसके अंदर वायु जमा की जाए, अगर वायु जमा की जाएगी इसका मतलब उसका आयतन पूछा गया है। ठीक है भैया। और वक्र पृष्ठ अगर उसका ऊपर से जो है उसका कुछ लपेटा जा रहा है, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ पूछा गया है। और जहां संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा ना, वहां डायरेक्ट आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर शंकु का तगड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके इसी वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्मल क्वेश्चन 1 नंबर में बनेगा, नॉर्मल सा ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आप आराम से फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर, देखिए मित्रों लाइक की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो आप सभी लोग यार लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो को देखते हैं, लाइक करने में आपका क्या जाता है? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो लाइक कर दिया करिए भाई, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा सारी चीज़ें। ऐसे ही सीरीज मेरी चलती रहेगी। आप सबके लिए मैं लगातार दुआएं करता हूँ बीपीएससी में आप सबको मौका मिले और आप सब लोग भी आने वाले समय में अपने आप को एक शिक्षक के पद पर भी सुशोभित कर पाएँ। और उत्तर प्रदेश की रही बात, उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात लगातार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। कोई मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग की सारी चीज़ें गठित हो चुकी हैं, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य, सब कुछ नियुक्त हो चुके हैं। पूरी ये अंदर की बात है, सब कुछ हो चुका है। बस मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार है। अब वो लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, या उनकी मंशा कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, वो लोग चाहते हैं तो अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो क्या है बिल्डिंग है, उसमें सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका था और 20 अक्टूबर तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग धरातल पे भी आ जाता। लेकिन अब क्या रवैया अपना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव से पहले क्या खेला करने वाले हैं, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस आप समय का इंतजार करिए और पढ़ाई करते रहिए। हम तो यही कहेंगे, निरंतरता आप जारी रखिए, किसी के चक्कर में आप ना पड़ें, पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी होगा वो समय के साथ सबके साथ होगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, आज नहीं तो कल दिन बदलेगा जरूर, वो तय है। बस रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ माता पिता के सपनों को ध्यान में रखते हुए हमको लड़ाई लड़नी है, और 100% है यार, आपका दिन जरूर बदलेगा।